नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की बात में। मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज शनिवार है, वीकेंड है। उम्मीद करता हूं कि आपने अपना वीकेंड प्रोग्राम बना लिया होगा। बहरहाल आज कुछ मुख्य खबरें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और वो खबरें हैं, सबसे बड़ी खबर तो बेंगलोर से है, जहां रामेश्वरम कैफे में कल ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 लोग घायल हैं। और हालांकि जो अपुष्ट खबरें हैं उसके मुताबिक 15 लोग के घायल होने की खबर आ रही है, जिसमें 4-5 स्टाफ है उस कैफे के, और साथ ही साथ 10 जो कस्टमर वहां उस वक्त मौजूद थे उस कैफे में, उनके घायल होने की खबर है। और सारे घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस ब्लास्ट को लेकर अफरा तफरी मची हुई है बेंगलोर में। आज सीएम सिद्धारमैया गृह विभाग के साथ बैठक भी कर रहे हैं दोपहर में। और आपको बता दूं कि इस ब्लास्ट को पुणे में जो जर्मन बेकरी में हुआ था ब्लास्ट, उससे जोड़ा जा रहा है। और इस ब्लास्ट की बारे में डिटेल जो है एनआईए को भी और गृह मंत्रालय को भी भेजी गई है, और इसकी जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत जो है वो जांच शुरू कर दी है, मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज में वो आरोपी साफ साफ दिख रहा है जो बैग लेकर गया था। उसने वहां पर गया, काउंटर पर उसने रवा और इडली का ऑर्डर किया, लेकिन उसने खाया नहीं और बैग वहीं बाहर बेसिन के पास छोड़कर चला गया। बताया जाता है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी जो है वो काफी तीव्र थी। अगर ये ब्लास्ट कैफे के अंदर हुआ होता तो नुकसान कहीं और ज्यादा हो सकता था। तो ये खबर जो है वो सारे अखबारों में छाई हुई है, और निश्चित रूप से ये चिंता करने वाली खबर है। चुनाव के पहले अगर इस तरह का ब्लास्ट हुआ है तो निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है और चिंतनीय मामला है। आपको बता दूं कि इसके पहले 28 दिसंबर 2014 को भी बेंगलोर में चर्च रोड पर स्थित एक कैफे में ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई थी। और ये जो रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ है, ये जो टेक हब है बेंगलोर का, जहां बहुत सारी टेक कंपनियां हैं, वहां पर है। ये ब्रुकफील्ड एरिया है बेंगलोर का, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बेहद गंभीर मामला है, और निश्चित रूप से एनआईए जो है इस पर अपनी नजर रखे हुए है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज से एक बात जो पता चली है वो ये है कि जो आरोपी है, बैग रखने के बाद जब वो निकला है तो आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं उसमें 80 मीटर तक या लगभग 100 मीटर तक तो उसकी उपस्थिति दिखाई दी है, और उसकी पहचान कर ली गई है। 28 से 30 साल के बीच में उसकी उम्र बताई जा रही है, लेकिन 100 मीटर के बाद से वो किसी सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आ रहा है। 100 मीटर के बाद वो कहां चला गया, बेंगलोर पुलिस इसको देख रही है, खोजने की कोशिश कर रही है। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, लेकिन बहरहाल कड़ी दर कड़ी जोड़ा जा रहा है, और इसकी जांच जो है बहुत इंटेंस रूप से शुरू हो चुकी है। तो ये जो खबर है ये सब सारे अखबारों में प्रमुखता से छाई गई है, और निश्चित रूप से ये इस बात को भी और इशारा करती है कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं है। कर्नाटक में अभी राज्यसभा चुनाव हुए थे, और राज्यसभा चुनाव के दौरान भी ये आवाज उठी थी या ये बातें उभर कर सामने आई थी कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। और उसके कुछ ही दिन के बाद ये ब्लास्ट हुआ है, जो कि जर्मन बेकरी ब्लास्ट से मिलता जुलता है। आईईडी ब्लास्ट है ये, और ये कंफर्म हो गया है। तो इस तरह के ब्लास्ट करने में सिमी जो आज से जो प्रतिबंधित संगठन है, आज से 10 साल 15 साल पहले जो है वो बड़ा एक्टिव हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में भी कई उसने सीरियल ब्लास्ट किए थे। तो उससे कुछ मिलता जुलता है। और साथ ही साथ इस ब्लास्ट के बाद इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि क्या सिमी का कोई दूसरा रूप जो है या कोई दूसरा गुट जो है इससे मिलता जुलता वो एक्टिव हो गया है, खासकर साउथ में। और उस वक्त एक्टिव हुआ है जबकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पे है, आचार संहिता घोषित होने वाली है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर गंभीर विचार विमर्श में लगी हुई होगी, और इसको कैसे रोका जाए, फर्दर ये न फैले, इसके लिए भी निश्चित रूप से कोई न कोई कार्य योजना बन रही होगी और रणनीति बन रही होगी, और उसके उपाय ढूंढे जा रहे होंगे। और जो भी दोषी है उस तक पहुंचना जिम्मेदारी है जांच एजेंसियों की, चाहे वो राज्य सरकार की जांच एजेंसी हो और चाहे वो केंद्र सरकार की जांच एजेंसी हो। तो ये खबर है। दूसरी खबर जो प्रमुख खबर है वो है उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तकरीबन 5 से 6 मंत्री को इंडक्ट किया जा रहा है योगी कैबिनेट में, और खासकर उन लोगों को जो भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा एनडीए के सहयोगी हैं, जैसे अपना दल एस है, सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर, और इसके अलावा आरएलडी जो अभी भी शामिल हुई है, और साथ ही साथ संजय निषाद की निषाद पार्टी।
तो आपको पता ही होगा कि ओपी राजभर ने अभी 2-3 दिन पहले ये बयान भी दिया कि अगर राजपाट नहीं मिला तो इस बार वो होली नहीं मनाएंगे, तो लिहाजा अब उनको राजपाट मिलने जा रहा है। कल योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जो है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से हुई और इस मुलाकात के बाद ये बात उभर कर सामने आई है कि अगले 2-4 दिनों में योगी मंत्रिमंडल का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ आरएलडी से भी एक राज्यपाल हैं, उनको राज्यपाल बलियान, उनको माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ आरएलडी को एक राज्य मंत्री भी मिलेगा। और इसके अलावा दारा सिंह चौहान जो चुनाव लड़े थे, घोसी से हार गए थे और ओम प्रकाश के साथ वापस आए थे, तो उनको भी मंत्री बना दिया जाएगा। तो इस तरह से जो इच्छा है इन लोगों की, खासकर ओम प्रकाश राजभर की, वो अगले 2-3 दिनों में पूरी होने वाली है। अब इन्हीं से जुड़ी एक और खबर है। आपको पता है कि बीजेपी का 2 दिन पहले जो है दिल्ली में उम्मीदवारों की, लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर एक मैराथन बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दूसरे दिग्गज नेता जो बीजेपी के थे, संगठन के थे, वो सारे लोग इकट्ठे हुए और 4.5-5 घंटे तक ये बैठक चली। और उस बैठक में माना जा रहा है कि लगभग जो पहली सूची के 100 से 150 उम्मीदवार हैं, उनकी लिस्ट लगभग फाइनल हो गई है। तो उस लिस्ट में सभी बड़ों का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से चुनाव लड़ेंगी स्मृति ईरानी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल है इनके, जैसे अपना दल एस है और सुभाषपा है और संजय निषाद की पार्टी है, आरएलडी है, इनको कैसे एकोमोडेट करेंगे, इस पर भी चर्चा हुई। तो चर्चा के बाद जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, उसमें ये माना जा रहा है कि इन सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश में 6 सीटें देकर बीजेपी एडजस्ट करेगी। 6 सीटों में आरएलडी को 2 सीटें मिल रही हैं, बिजनौर और बागपत, ये संभावित हैं। साथ ही साथ अपना दल एस को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, पिछली बार भी ये चुनाव यहीं से लड़े थे। इसके अलावा संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी को संत कबीर नगर और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को घोसी। तो माना जा रहा है कि इन 6 सीटों पर इनको दिया जाएगा, इनको एडजस्ट किया जाएगा और इनके हिस्से में यही 6 सीटें आने वाली हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, कोई अधिकृत अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सवाल यह भी उठता है कि क्या इसके पहले, सवाल के पहले एक चीज और जानकारी मिली है, वो भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि ये भी हो सकता है कि निषाद पार्टी और सुभाषपा को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उनसे कहे खड़ा करने के लिए, लेकिन वो चुनाव चिन्ह भाजपा के कमल निशान पे चुनाव लड़े। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल ये भी एक, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बोन ऑफ कंटेंशन होगा, थोड़ा विवाद का विषय होगा। और दूसरी बात ये भी है कि क्या आरएलडी और सुभाषपा मान जाएंगे एक सीट पर, 2 सीट और 1 सीट पर, क्योंकि सुभाषपा शुरू से 2 से 3 सीटें मांग रही थी। उसमें वो गाजीपुर की सीट भी मांग रही थी, बलिया की भी सीट मांग रही थी, घोसी की भी सीट मांग रही थी। साथ ही साथ एनडीए से वो बिहार में भी 1-2 सीटें मांग रही थी। अब जबकि सिर्फ उसको 1 सीट मिलने वाली है, तो कैसे वो एडजस्ट करेगी बीजेपी के मुताबिक, और क्या वो मान जाएगी? आरएलडी जिसको समाजवादी पार्टी 7 सीटें दे रही थी, अब सिर्फ उसे 2 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है, तो क्या उस पर वो मान जाएगी, समझौता कर लेगी? बड़ा चंक मिल रहा था समाजवादी पार्टी में, लेकिन अब उसे 2 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जयंत चौधरी इस पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। यही हाल संजय निषाद का भी है। डॉक्टर संजय निषाद भी कम से कम 2 सीटें चाह रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ 1 सीट मिल रही है। तो वो भी, इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ बीजेपी के साथ इस तरह से एडजस्टमेंट में कब तक चलेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ये जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया गया है वो 2022 के चुनाव परिणामों को लेकर किया गया है, जिसमें आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, बाद में 1 सीट और जीता, उन्होंने 9 सीटें जीती थी। 12 सीटें अपना दल एस के पास थी और सुभाषपा के पास भी 8 सीटें थी। तो 5-5 एक लोकसभा सीट में 5 सीटें आती हैं विधानसभा की, उस आधार पर यह फैसला किया गया है, तो उनको ये सीट दी गई है। तो बहरहाल अभी हमें इंतजार है इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। और तीसरी और जो आखिरी खबर है आज के, मेरे हिसाब से, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, खबरें तो बहुत हैं, लेकिन आज की जो तीसरी मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से जो बड़ी खबर मान रहा हूं मैं, वो ये है कि आशंका जताई गई है मौसम विभाग की ओर से कि मार्च में ही आपको
मई जून की गर्मी का एहसास हो सकता है। जी हाँ, फागुन चल रहा है। फागुन में आपको जेठ की गर्मी का देखने को मिल सकती है। ये भविष्यवाणी की है मौसम विभाग ने। हालांकि लखनऊ में आज मौसम जो है वो बदला हुआ है, बादल छाए हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। कल भी बारिश हुई है, कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई है और आज भी ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई जा रही है, जो कल यानी रविवार तक जारी रहेगी। तो इससे मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल एकाएक तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। 30 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया था, न्यूनतम 13 डिग्री पे चला गया था। लेकिन बारिश और ओलावृष्टि और बादल के इस छटने के बाद जो मौसम होगा मार्च का, वो काफी तेज होगा। गर्मी काफी तेज पड़ेगी, लू भी हो सकती है, अंधड़ भी हो सकता है। तो सावधान रहिए। गर्मी से बचने के उपाय अभी से करना शुरू कर दीजिए। आपदा प्रबंधन जो समिति है उसने कल एक बैठक भी की लखनऊ में और सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि मार्च में ही लू और अंधड़ चलने की संभावना है। आमतौर पर होता यह है कि होली के बाद जो है वो यूपी में गर्मी शुरू होती है, तेज गर्मी। लेकिन इस बार चूंकि होली लास्ट में है, 25 मार्च को है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि उसके पहले ही जो है आपको तेज गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है लू भी चले, अंधड़ भी चले। तो तैयार रहिए मौसम की मार को झेलने के लिए। हम भी तैयार हैं आपको सब कुछ बताने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।